प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने पूर्व वीडियो में भारत में गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले असहयोग आंदोलन के कुछ कारणों का अध्ययन किया था। आज हम कुछ और ऐसी घटनाओं और कारणों का अध्ययन करेंगे जिसके कारण गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में असहयोग आंदोलन चला था। एक प्रमुख कारण जिसके कारण असहयोग आंदोलन इस देश में चला था वह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब की जनता ने हड़ताल की थी और कई जगह जगहों पर जुलूस निकाला था। सरकार ने इन सारे जुलूसों पर और इन विरोधों पर और सार्वजनिक सभाओं पर 12 अप्रैल को रोक लगा दी थी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन इन प्रतिबंधों से अनभिज्ञ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा के लिए एकत्रित हुए थे। कहा जाता है कि इस सभा में लगभग 20,000 लोग शामिल हुए थे। उस समय के जनरल माइकल ओ डायर, यहाँ विशेष ध्यान रखना, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य गुनहगार कौन था या किसने गोली चलाने के आदेश दिए। तब जो जनरल का नाम माइकल डायर लिखा हुआ आता है, या कई बार अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो और ऑप्शन पूछते हैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, तो माइकल ओ डायर, ओ शब्द पे विशेष ध्यान रखना है। माइकल ओ डायर जो थे उन्होंने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। उनके द्वारा दिए गए आदेश के परिणाम स्वरूप जो सभा जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी और जिसमें पंजाब के नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता गांधी जी के विरोध में रिहाई की मांग व जो काला कानून था, रॉलेट एक्ट, उसका विरोध किया जा रहा था। इस सभा के अंदर जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए शांतिपूर्ण ढंग से चलाई जा रही जो सभा थी उसमें अंधाधुंध गोलीबारी के आदेश दिए और इसी गोलीबारी के परिणाम स्वरूप लगभग 400 लोग मारे गए और इस घटना ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। पूरे देश में एक नया गुस्सा पनप गया और कहीं न कहीं इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद में इस देश के अंदर असहयोग आंदोलन चलाने की आवश्यकता महात्मा गांधी ने महसूस की व उनके नेतृत्व में इस देश में असहयोग आंदोलन चला। एक अन्य जो कारण था जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन चला वह था हंटर कमेटी की अन्यायपूर्ण रिपोर्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने जगह जगह विरोध को देखते हुए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जो कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेगी। इस समिति के अंदर अंग्रेज सदस्यों के साथ साथ 2 भारतीय सदस्य भी नियुक्त किए गए थे, सर चिमनालाल सीतलवाड़ व पंडित जगत नारायण, यह भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें पंजाब के अधिकारियों के कार्यों पर पर्दा डालने का प्रयास किया। वो पंजाब का जो गवर्नर जिन्होंने कि गोलीकांड के मुख्य दोषी थे, गवर्नर माइकल ओ डायर, उनको निरपराध समझा गया और जनरल माइकल ओ डायर को सिर्फ नौकरी से अलग किया गया, जिसका कि पूरे भारत में ज़बरदस्त विरोध हुआ। इंग्लैंड के जो समाचार पत्र थे उन्होंने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित किया। इन सारी जो घटनाएं हुई थी इसकी वजह से कहीं न कहीं गांधी जी और पूरे भारत के लोगों को आहत किया, क्योंकि उन्हें ये अपेक्षा थी कि शायद हंटर कमेटी जो थी वो अपनी रिपोर्ट के अंदर जनरल डायर को व ब्रिटिश सरकार के जो दोषी अधिकारी थे जिनकी वजह से ये गोली कांड हुआ उनको कहीं न कहीं दोषी करार दे करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। लेकिन इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट
के बाद भारतीयों के अंदर कहीं न कहीं गुस्सा पनपा और इसी का परिणाम था कि भारत में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला। एक अन्य कारण जो कि असहयोग आंदोलन चलने का था वह था सरकारी दमन चक्र। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए, जिसमें कि प्रेस एक्ट, सेडिशन एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आदि कई ऐसे कानून थे जिनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का जो आंदोलन था उसको कुचलने के प्रयास किए। और कई जगह ऐसे भी देखने में आता है कि संदेह मात्र पर भारतीय युवकों को गिरफ्तार किया जा रहा था ताकि वे इन आंदोलनों से दूर रहें। और इसी दमन चक्र के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता में असंतोष और विद्रोह की स्थिति और बढ़ती गई। और इसी को देखते हुए गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन चलाया। एक और प्रमुख आंदोलन वह था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कहीं न कहीं गांधी के द्वारा जो माइनॉरिटी वर्ग भारत में था उसका समर्थन लेना चाहा था। यही इस खिलाफत आंदोलन का जो साथ देने का कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जो तुर्की साम्राज्य का सुल्तान था वह पूरे दुनिया के मुसलमानों का खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया था। अतः भारतीय मुसलमानों के सामने ये समस्या थी कि वे युद्ध में तुर्की के शत्रुओं, जिनमें कि जो मित्र राष्ट्र थे और जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार भी सम्मिलित थी, तो उन अंग्रेज़ों की सहायता करे या उनके विरोध में रहे। भारतीय मुसलमानों के ये सामने समस्या थी कि यदि वे तुर्की का साथ देते हैं तो वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, और यदि ब्रिटिश सरकार के साथ में होते हैं तो वो तुर्की जो कि उनका खलीफा था उसके विरोध में हो जाते हैं। कुछ ऐसे भारतीय मुस्लिम नेता थे, मौलाना अल हसन, हकीम अजमल खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली आदि तुर्की के साथ थे। भारतीय मुस्लिमों के विरोध को देखते हुए वो उनके अंग्रेज़ों के प्रति राजनीतिक निष्ठा को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि तुर्की साम्राज्य का विघटन नहीं किया जाएगा, नई खलीफा की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। परंतु युद्ध में जब तुर्की और उसके साथी पराजित हो जाते हैं तो उनको कई अपमानजनक संधियां करने के लिए मित्र राष्ट्र बाध्य करते हैं। इसी कारण से भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाने के उद्देश्य से भारत के एक बड़े मुसलमानों का वर्ग था जिन्होंने कि खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात किया। वह सितंबर 1919 ईस्वी के अंदर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। इस प्रकार 1919 ईस्वी के अंदर उत्पन्न जो ये परिस्थिति थी उसका गांधी जी ने लाभ उठाने का सोचा। वो दिल्ली में नवंबर 1919 ईस्वी का जो खिलाफत कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने अध्यक्षीय भाषण दिया था। वह मुसलमानों की समस्या के हल के लिए भी असहयोग आंदोलन को प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को सफल बनाने की अपील कर अपने असहयोग आंदोलन के लिए मुसलमानों का सहयोग भी प्राप्त करना चाहा। तो कहीं न कहीं मुसलमानों को अपने इस आंदोलन से जोड़ने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था।